एक राजपूत गैंगस्टर जिसका राजस्थान में बोलबाला था। एक ऐसा गैंगस्टर जो लॉरेंस का गुरु था, लॉरेंस जिसे बड़ा भैया पुकारता। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके नाम से थर थर कांपती थी पुलिस। इसने 21 लोगों की जान की सुपारी ली थी। कहा गया था कि अगर मुझे जेल में डालो या ना डालो, मैं इन 21 लोगों की जान लेके रहूंगा। इन 21 लोगों में अफसर, विधायक, यहां तक कि बड़े बड़े अमीर ज्यादा भी थे। नाम है इस गैंगस्टर का आनंद पाल सिंह। राजस्थान में इसका एक और नाम है, कहा जाता है इसे रॉबिन हुड, क्योंकि ये अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटता है, ऐसा गांव वालों का मानना था। लेकिन कहानी एक रोज पलट जाती है। कहते हैं कि इसका जो रॉबिन हुड की जो छवि थी कुछ इस कदर हावी हो चुकी थी कि बड़े से बड़े लोग इसे मरवाना चाहते थे। और एक गैंगस्टर भी था, AK-47 इसकी पसंदीदा राइफल थी और हमेशा अपने लड़कों को ये AK-47 राइफल दे के रखता कि कभी मौका पड़ने पर इसे यूज करना है। अब पुलिस इस छवि में या कहीं इस पूरे पिक्चर में आती है और कहानी एकदम से बदलना शुरू हो जाती है। पुलिस और जो इस गैंगस्टर की इस कहानी में चूहे बिल्ली का दौर इस तरीके से चलता है कि आगे आगे आनंद भागता है, पीछे पीछे पुलिस भागती है। कई बार उसे पकड़ा जाता है, फिर वो छूट जाता है या कहीं भाग जाता है। फिर एक रोज पुलिस एक फिल्मी स्क्रिप्ट लिखती है और कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट लिखती है कि उसमें आनंद पाल सिंह की आखिरी में मौत हो जाती है। सबको लगता है कि पुलिस ने एनकाउंटर किया है तो बिल्कुल सही किया होगा। अब यहां तक कि ये आम जन में लोगों को लगा कि राजस्थान पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन लोगों के लगने से क्या होता है, जब ये सारी चीजें कोर्ट के अंदर जाती हैं, इस पूरे मामले में CBI या कहें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वही एजेंसी जो तमाम बड़े बड़े जो जितने भी अपराध होते हैं उसमें फेल होती नजर भी आती है कई मामलों में। लेकिन इस मामले में जैसे CBI ने हाथ मिलाया, कहा गया कि इस मामले का तुरंत ही निपटारा होगा। देखिए क्या होता है। कल के दिन एक खबर सामने आती है और कहा जाता है कि जितने भी पुलिस वालों ने आनंद पाल सिंह गैंगस्टर के एनकाउंटर में शामिल थे, उन सब पर हत्या का मुकदमा चलेगा। सुनने में अजीब लग सकता है कि पुलिस वाले एक गैंगस्टर को मारते हैं और उस गैंगस्टर को मारने के बाद पुलिस वालों पर ही हत्या का इल्जाम लग जाता है। कैसे लगता है? और राजस्थान पुलिस किस तरीके से एक कहानी गढ़ती है और उस कहानी के मेन बिंदु में रहता है आनंद पाल सिंह। लेकिन इस कहानी को ट्विस्ट तब मिलता है जब जज साहब कहते हैं कि मुझे आपकी थ्योरी पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, आप सब बिल्कुल झूठ और गलत बात कर रहे हैं। CBI के वकील को डांट लगती है। क्या डांट लगती है वो भी बताएंगे। आपके सामने हम 2 थ्योरी पेश करने वाले हैं। पहली थ्योरी ये कि किस तरीके से राजस्थान पुलिस झूठ की पुलिंदों को कुछ इस तरीके से बुनती है कि उसी के जाल में वो फंसती हुई चली जाती है। दूसरी चीज हम बात करेंगे उस पूरे एनकाउंटर में वो 5 गलती, अगर पुलिस वाले इस 5 गलती को पहले ही समझ जाते तो आज उनकी खूब वाहवाही होती। यहां तक कि जितनी पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया था आनंद पाल का, उनका प्रमोशन तो हो गया, लेकिन अब क्या होगा? अब कोर्ट ने उन पर हत्या का मुकदमा चलाने के लिए सिफारिश की है और कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। जितने भी वर्दीधारी या जो कर्तव्य वाले सीट पर बैठे लोग हैं उन्हें बिल्कुल ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। एक शैतान को मारने के लिए आप शैतान नहीं बन सकते हैं। ये चीजें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, चलिए तफसील से आप बात करते हैं। तो सीधे तौर पर बात करेंगे राजस्थान पुलिस की, किस तरीके से उन्होंने जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं उनको फेल कर दिया और ऐसी कहानी गढ़ी, ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसे जानने के बाद जो आम जन है वो तो भरोसा करने ही लगी। साथ ही साथ हर जगह खबर ये भी चल गई कि आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया गया। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक FIR कॉपी है। ये वही FIR कॉपी है जिसमें बाकायदा हकीकत नहीं लिखी बल्कि जो पुलिस वाले थे जिन्होंने एनकाउंटर किया आनंद पाल का, उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अगर आप इसको आगे सुनेंगे जो मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगी, कहानी उन्होंने क्या क्या लिखी, कैसे कैसे गढ़ी और कैसे कैसे एनकाउंटर को उन्होंने बताया कि हाँ हमने बिल्कुल सही एनकाउंटर किया है, तो आप समझेंगे जो मैं आपसे बात कह रही हूँ कि FIR कॉपी में हकीकत नहीं बल्कि एक पुलिस वालों की तरफ से एक कहानी लिख दी गई है जो बिल्कुल फिल्मी कहानी से मेल खाती है। या यूँ कहें कि बहुत बड़ी बड़ी जो मिस्टीरियस फिल्मी कहानी होती हैं वो भी इसके सामने
फेल हैं। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से जो राजस्थान के पुलिस वाले हैं जो इस एनकाउंटर में शामिल थे, जिनको अभी जिन पर हत्या का केस चलाने का फैसला किया गया है कोर्ट द्वारा, उन्होंने किस तरीके से इस कहानी को गढ़ा और एक झूठे एनकाउंटर को बाकायदा एक पाक साफ एनकाउंटर दिखाकर पेश किया। तो आप इसे बाकायदा एक फिल्मी कहानी की तरह समझिए और मैं आपको बिल्कुल इसमें कुछ ऐसा नाम ज़रूर बताती चलूँगी जिससे आप समझ पाए कि कौन से उस वक्त किस पद पर तैनात थे और कब क्या हुआ। तो बात करते हैं 25 जून 2017 की। वही दिन था जिस दिन आनंद पाल का एनकाउंटर किया गया। अब दरअसल राजस्थान के चूरू में जो रतनगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ का एक जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एएसपी करण शर्मा के फ़ोन की घंटी बजती है। अब रिंग 2 बार बजती है, करण शर्मा फ़ोन उठाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि साहब, हमें पता चल गया है कि आखिर जो सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जो लोगों को मार रहा है, जो राजस्थान में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है, वो कहाँ छुपा हुआ है और उसके गैंग वाले कहाँ पर छुपे हैं। अब जो एसपी करण शर्मा थे वो एकदम से खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो लीड मिली है बहुत बड़ी लीड है, हम लोगों को इस पे एक्शन लेना चाहिए और अपनी टीम को फ़ौरन तैनात करते हैं। हर एक टीम वालों को बुलाते हैं, पुलिस वाले जितने कांस्टेबल, सिपाही जो भी वहाँ पर मौजूद थे सबको बुलाया जाता है। जो छुट्टी पे थे, जो घर पे थे, जिनको उन्हें लगा कि ज़रूरत है, उन सबको थाने बुलाया जाता है और फिर इस खबर को पास किया जाता है। एएसपी करण शर्मा बाकायदा लीड लेते हुए पूरी चीज़ समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, हमें हमारे सोर्सेज से पता चला है कि जो राजस्थान में खौफ का नाम है, जो लोगों पर अत्याचार कर रहा है, जिसे लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं, वो आनंद पाल कहाँ पर छुपा हुआ है और उसकी गैंग कहाँ पर छुपी हुई है। अब इतना जानने के बाद जो सारे पुलिस वाले थे वो खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो हम आनंद पाल को पकड़ ही लेंगे, क्योंकि जो गैंगस्टर आनंद पाल है वो काफ़ी लंबे समय से, यूँ कहें कि सालों से फरार चल रहा था। वो बाकायदा 2016 से पूरे साल पुलिस ने प्रयत्न किया उसे पकड़ने का, पर वो पुलिस के हाथ नहीं आया और फरार ही रहा। लेकिन 2017 में ये सोर्स से लीड मिलने के बाद जो पुलिस वाले हैं वो खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो हमारा प्रमोशन पक्का है और कैसे भी करके हमें आनंद पाल को कुछ भी करके पकड़ना है। अब इतना हो जाने के बाद एक शख्स, हरियाणा के एक शख्स थे जो काफ़ी ऊंचे घर से थे, प्रधान कहे जाते थे उस वक्त, वो उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। तो बताते हैं कि देखिए, सुरेंद्र महरिया नाम का एक उप प्रधान है, उसके वहाँ पर कुछ लोग भेष बदल कर आते हैं और हमें डाउट है कि हो ना हो ये आनंद पाल गैंग और आनंद पाल भी हो सकता है। अब शाम के वक्त गाड़ी निकाली जाती है पुलिस स्टेशन से, जीप पर जीप निकलती हैं, सारे पुलिस वाले जाते हैं। कुछ लोग रास्ते में आगे रुक जाते हैं, जो खेत बने होते हैं, सुनसान इलाका होता है। कुछ जो पुलिस वाले वहाँ पर रुक जाते हैं और कुछ पुलिस वाले चुपचाप आराम से जाकर जो सुरेंद्र महरिया का घर था वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। आप यूँ समझिए, किसी को दबोचने के लिए बड़ी चालाकी से प्लान बनाया गया, बड़ी चालाकी से उसे लागू किया गया और उसी को अमल करते हुए पुलिस वाले आराम से जाकर सुरेंद्र महरिया, जिसके घर कहा जा रहा था कि जो गैंग वाले हैं वो आते जाते रहते हैं, वहाँ जाकर पुलिस वाले बैठ जाते हैं। अब प्लान पक्का था और जो गैंगस्टर के लोग थे उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी और आनंद पाल के गैंग के मेंबर जब शाम को करीब 6-7 बजे के आसपास उस घर में दाखिल होते हैं तो पहले से घात लगाए जो पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे वो दोनों गैंगस्टर, क्योंकि उस वक्त 2 गैंगस्टर वहाँ पर आते हैं और उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। अब आनंद पाल की टीम के जो सदस्य गिरफ्तार हो जाते हैं तो पुलिस को लगता है कि अब हमने छोटी मछली को पकड़ लिया है, अब हमारे हाथ से बड़ी मछली भी नहीं निकल सकती। अब हो ना हो, 1 दिन छोड़ो 2 दिन छोड़ो, लेकिन आनंद पाल भी हमारे हत्थे ज़रूर चढ़ जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद उन दोनों की कॉलर पकड़कर उन्हें जीप में बिठाया जाता है, उन्हें वापस थाने ले जाया जाता है। वहाँ उनसे पूछताछ की जाती है, डंडे बरसाए जाते हैं, हर तरीके से जो पुलिस वाले थे अपने अपने तरीके से बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार जो गैंगस्टर थे वो टूट जाते हैं और बता देते हैं कि आखिर आनंद पाल कहाँ पर छिपा हुआ है। वो बताते हैं कि आनंद पाल श्रावण सिंह, एक राजपूत घर था वहाँ पर राजपूतों का, जो काफ़ी बड़ा घर था और वहाँ उन लोगों की बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता था, तो श्रावण सिंह नाम के एक शख्स थे, उनके घर में छुपे हुए हैं। अब जब पुलिस वालों को ये नाम पता लगता है तो उनका माथा ठनकता है। वो सबसे पहले श्रावण सिंह के बारे में तहकीकात करते हैं, उनके घर के बारे में पता करवाते हैं और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ बाकायदा FIR कॉपी में लिखी हुई हैं पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस ने पूरी कहानी बताई है कोर्ट में कि ऐसे ऐसे हमने एनकाउंटर किया। और उसमें वो भी दर्ज है कि वो श्रावण सिंह के बारे में जब चीज़ें पता लगाते हैं, उनके घर के बारे में पता लगाते हैं, हर एक डिटेल पुलिस वाले पता लगाते हैं, क्योंकि उनको डर था कि जो आनंद पाल सिंह हमें इतने दिन से चकमा दे रहा है वो इस बार भी हमारे हाथ से बच सकता है। उनके मन में ये डर समाया हुआ था और इसीलिए वो फुल प्रूफ प्लानिंग करते हैं और इस बार और भारी तादाद में
अपनी टीम को बुलाते हैं, स्पेशल जो क्विक रिस्पांस टीम है उसे बुलाया जाता है। और कुछ पुलिस वालों के मैं यहाँ पर नाम लेती हूँ, ये बहुत अहम किरदार हैं पुलिस वाले। जब दीपक आपको गलतियाँ बताएंगे तो इन पुलिस वालों का नाम फिर से आएगा, तो कुछ पुलिस वालों के नाम आपको बताती हूँ। उस वक्त सीईओ विद्या प्रकाश, ये बहुत ही अहम है। एसओजी के एक सीआई सूर्यवीर सिंह थे, कांस्टेबल हरिराम थे, संदीप, सोहन सिंह जो सोहन सिंह है वो भी बहुत अहम किरदार हैं इस पूरे केस के। एक विद्या प्रकाश जो मैंने आपको बताया जो सीईओ थे, और एक सोहन सिंह। इन दोनों में आप आगे समझेंगे कि आखिर इन दोनों का मैं नाम क्यों ले रही हूँ और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हैं। और एक थे नरेश कुमार, ये उस वक्त कुछ मेन पुलिस वाले थे, कुछ मेन अधिकारी थे उस वक्त जब एनकाउंटर का पूरा सिनेरियो चल रहा था या जो पूरी प्लानिंग की जा रही थी। और उस वक्त जब गैंगस्टर लोग बता देते हैं, जो गैंगस्टर आनंदपाल के गैंग के जो सदस्य थे, यानी यूँ कहें कि जो उसके प्यादे थे, जब वो बता देते हैं कि आनंदपाल श्रावण सिंह के घर में छुपा हुआ है, तो बाकायदा जो करण शर्मा थे, जो क्यूआरटी टीम है, जो एसपीजी की टीम है, सब आती है, पुलिस वालों को बुलाया जाता है। बड़े बड़े जो कांस्टेबल हैं, जो वफादार थे, यूँ कहें कि जिन पर जो पुलिस वाले थे भरोसा कर सकते थे, उनको इकट्ठा करते हैं। एक एक को बाकायदा पूरी चीज़ समझाई जाती है, तुम्हें कहाँ तैनात रहना है, तुम खेतों में लगोगे, तुम हाईवे जाम करोगे, तुम रोड का जो ये वाला एरिया है यहाँ जाम करोगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, श्रावण सिंह के घर का पूरा नक्शा पुलिस वाले एक पेपर पे बनाकर एक एक चीज़ देखते हैं कि हाँ भाई किस रास्ते से कहाँ आनंदपाल भाग सकता है। तो उसी तरीके से पुलिस वालों की टीम को ऑर्डर दिए जाते हैं, समझाया जाता है, और फिर पूरी टोली या यूँ कहें कि जो पूरी टीम थी वो निकल पड़ती है आनंदपाल को पकड़ने के लिए। अब इसके बाद आनंदपाल को पकड़ने के लिए जब कई लगातार जो जीपे चल रही होती हैं, तो गांव वाले भी देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, इतने सारे पुलिस वाले क्या माजरा है, क्यों जा रहे हैं। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आनंदपाल सिंह श्रावण सिंह के यहाँ पर छुपा हुआ है। अब ऐसे में जो पुलिस वालों की टीम है वो जाती है, तो कुछ जो जीपें हैं वो हाईवे पर रोक दी जाती हैं कि अगर वो भागने की कोशिश करे तो यहाँ से पकड़ लीजिए। कुछ लोग को आसपास के खेतों में तैनात कर दिया जाता है, पुलिस वाले बंदूक लेकर खेतों में तैनात हो जाते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जो आनंदपाल सिंह था उसे AK-47 का शौक था, तो वो अक्सर जो अपनी लड़ाई लड़ता था या जब लोगों को मारता था तो वो AK-47 का यूज़ करता था। और पुलिस वालों में ये भी डर था कि हो सकता है हम जब उसको पकड़ने जा रहे हैं तो उसके पास बड़े बड़े हथियार होंगे, और इसीलिए बड़ी टीम बुलाई जाती है, टीम को तैनात किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग को खेतों में लगाया जाता है, पूरे घर को घिरवा दिया जाता है। और तो और जो गैंग मेंबर पकड़े गए थे आनंदपाल सिंह के, उसमें से उसका एक भाई भी था, उसको पुलिस वाले जीप में बैठाते हैं और उसको भी अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस वालों का यह मानना था कि अगर आनंदपाल सिंह कहीं भी भागने की कोशिश करे तो हमारे पास उसका भाई मौजूद है, हम कैसे भी करके उसको अपने इशारों पे नचा सकते हैं। यूँ कहें कि इसका यूज़ करके, आनंदपाल के भाई का यूज़ करके हम उसे घुटनों पर बिठा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो पुलिस वाले हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। ये सारी चीज़ें FIR कॉपी में थी। अब आगे FIR कॉपी में क्या लिखा है कि किस तरीके से आनंदपाल ने जब भागने की कोशिश की गई तो गोली चलाई। यूँ कहें कि साफ साफ ये लिखा है कि आनंदपाल ने जब फायर करना शुरू किया तब पुलिस वालों को उसे मारना पड़ा। तो दरअसल होता यह है कि कुछ पुलिस वाले, जिसमें से एक अहम नाम है राहुल बारठ, जो उस वक्त चुरू के SP थे, उनका नाम बेहद अहम है। वो अपनी टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। उस वक्त एक जो पानी का एक तरीके से टैंकर होता है, जिसमें छोटा टैंकर जो होता है जिसमें पानी के डब्बे रखे होते हैं, उसकी आड़ ले लेकर वो लोग श्रावण सिंह के घर में घुसने की कोशिश करते हैं, जो पुलिस वालों की टीम थे, कि आनंदपाल सिंह को कुछ भी पता ना चले। लगातार कुछ ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनसे छुप के जाते हैं। उससे जाने के बाद वो धीरे धीरे अंदर दाखिल होते हैं। फिर जैसे ही वो उस घर के अंदर दाखिल होते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि आनंदपाल सिंह या कोई भी उन्हें नज़र नहीं आता। अब उन्हें ये पता करना था कि आनंदपाल सिंह कहाँ पर है। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि छत पर है। अब धीरे धीरे एक एक स्टेप करके जो पुलिस वाले हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जीने पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियाँ चलती हैं। उन्हें लगता है कि अब कैसे भी करके हमें आनंदपाल सिंह को घेरना ही होगा। और इस पर जो बराठ हैं, जो राहुल बराठ हैं, वो अपने सहयोगी को कहते हैं कि एक काम करो, कमरे में एक शीशा रखा है, तुम उसे लेकर आ जाओ। अब इसके बाद जो सहयोगी है वो कमरे से शीशा लेकर आता है। फिर उस मिरर को लगाकर ये सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और उस मिरर से ये देखते रहते हैं। आप ये समझिए कि अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैंने सामने एक शीशा पकड़ा है, तो मुझे सामने से जो भी कोई शख्स आ रहा है तो मैं उसको टेढ़ा करके शीशे में देख भी रही हूँ कि हाँ कब कौन कहाँ पर पहुँचा। तो इसलिए वो एक शीशा लेकर आगे बढ़ते हैं, एक एक जीने एक एक सीढ़ियाँ आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में जैसे ही वो छत के आगे वाली जो हम यूँ कहें पैड़ी होती है, यूँ कहें कि जो एक छत के आगे वाला जो प्लेटफॉर्म बना होता है, वहाँ पर पहुँचते हैं, तो पुलिस वालों का कहना है कि अचानक आनंदपाल सिंह उन्हें देख लेता है और लगातार फायरिंग शुरू कर देता है, तड़ातड़ गोलियाँ चलाता है। और इसमें जो उस वक्त सोहन सिंह वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें भी गोलियाँ चलानी
पड़ जाती हैं और फिर ऐसे में जितने पुलिस वाले थे वो भी अपनी तरफ से गोलियां चलाते हैं। गोलियां चलाते वक्त आनंद पाल की मौत हो जाती है क्योंकि जो पुलिस वाले थे वो ज़्यादा थे, उनकी तादाद ज़्यादा थी। वो जब आनंद पाल पे गोलियां चलाते हैं वो किस लिए चलाते हैं, क्योंकि आनंद पाल उन पर फायर करता है जब उन्हें देख लेता है और इसीलिए अपने बचाव के लिए वो गोलियां चलाते हैं। गोलियां लग जाती हैं आनंद पाल सिंह को और वो जो चौखट होती है, जीने और दरवाजे के बीच में जो चौखट बनी होती है, उसी पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें भी आई थी उस वक्त का, जब मैप बनाया गया था उस एरिया का, तो ऐसा ही निकल कर आया था कि चौखट पर उसकी जो लाश है वो पड़ी हुई है। तो यहाँ तक पुलिस ने सारी चीज़ें बताई, किस तरीके से उन्हें आनंदपाल सिंह को मारना पड़ा। लेकिन जब ये पूरी चीज़ें, जब सीबीआई को केस सौंपा जाता है कि देखिए आखिर क्या माजरा है, क्या पुलिस वालों ने सच में एनकाउंटर किया, क्या ये फेक एनकाउंटर तो नहीं है, तो सीबीआई भी अपनी एक क्लोजर रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश कर देती है। लेकिन इसके बाद जब कोर्ट है, जब वो अपने तरीके से सवाल करती है, जब वो एक एक चीज़, इस पूरी चीज़ को एनालाइज करती है और आनंद पाल सिंह की जो बीवी हैं राजकंवर, जब वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करती हैं, वो गवाह इकट्ठा करती हैं, सबूत इकट्ठा करती हैं और कोर्ट तक पहुंचती हैं और बताती हैं कि जो सीबीआई ने रिपोर्ट डाली है, जो क्लोजर रिपोर्ट दी है कि ये जो एनकाउंटर था सही हुआ है, जब वो इसका प्रूफ देती हैं तो कहानी पूरी तरीके से पलट जाती है। और इसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आती है वो बेहद चौंकाने वाली है। जितने पुलिस वालों ने जो भी स्क्रिप्टिंग किया, जो भी एक फिल्मी कहानी बताई, वो किस तरह से झूठी साबित होती है। और ये हम नहीं कह रहे, बाकायदा कोर्ट कह रहा है किस तरीके से कोर्ट ने इस चीज़ों को सामने रखा और क्या क्या कोर्ट की जो दलील है, अब आप वो भी समझिए और गलतियां क्या हैं, क्योंकि वो 5 अहम गलतियां जो हम बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं वही कोर्ट ने भी पॉइंट आउट की है और वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जितना भी आपको पूरा सिनेरियो वनिता ने आपको समझाया कि पुलिस किस तरीके से हरियाणा जाती है, हरियाणा से फिर चोरू आती है, इस सब में लगभग इस पूरे एनकाउंटर को या पूरे फिल्मी स्क्रिप्ट को पूरा करने में राजस्थान पुलिस को 9 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। 9 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम है नहीं। अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस के बॉस के बारे में। बॉस कौन? राजस्थान के गृह मंत्री, नाम है उनका गुलाब चंद कटारिया, उस वक्त थे, अभी नहीं। तो उस वक्त गुलाब चंद कटारिया का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोगों ने पूछा कि आप एनकाउंटर में क्या कहना चाहते हैं। गुलाब चंद कटारिया जो गृह मंत्री थे वो कहते हैं कि मैं रात को सो रहा था, मैं जब सुबह उठा तब मुझे पता लगा कि एनकाउंटर हो गया है। अब आप समझ रहे हैं, आपके लड़के आपके इशारे के बिना या आपको बिना इन्फॉर्म किए एक इतने बड़े राज्य के गैंगस्टर को मारने निकल जाते हैं, आपको इसकी खबर तक नहीं लगती। रात में एनकाउंटर कर रहे हैं, कभी भी एनकाउंटर कर रहे हैं, आप उनकी बॉस हैं, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि एक इतने बड़े गैंगस्टर की हत्या होने जा रही है या कहें एनकाउंटर होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने सीधे से इसे नकार दिया। पहली चीज, मतलब गृह मंत्री को एनकाउंटर से ऐन पहले कोई जानकारी नहीं थी। इस तथ्य को भी कोर्ट के सामने रखा गया। अब जो बात करते हैं जिस तरीके से कैंपर्स के सहारे ये लोग अंदर घुसे, फिर सीढ़ियों के सहारे, जिस तरीके से वनिता ने बताया कि एक मिरर के सहारे उन्हें देखा कि कोई सामने से गोली चला रहा है, उसके बाद फायर खोल दिया जाता है। अब जिस सिपाही ने देखा कि आनंद पाल छत से गोली चलाने की कोशिश कर रहा है, उस सिपाही का नाम है सोहन सिंह। ये सबसे आगे थे। कहानी आपको पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट जो वनिता ने समझाई। अब गलती क्या हुई? अब जब फॉरेंसिक वाले उस छत पर जाते हैं, वो देखते हैं कि पुलिस वालों के पास एक पिस्टल होती है, उसे कहते हैं ग्लोक पिस्टल। ग्लोक पिस्टल में क्या होता है, जब आप फायर करते हो तो बुलेट आगे चली जाती है, शेल नीचे गिर जाता है। शेल मतलब खोखा। जिस तरीके से आप देखते हो जब कोई बंदूक से हम फायरिंग करते हैं तो बहुत सारे शेल बाहर निकलते जाते हैं, तो ग्लोक पिस्टल की भी शेल छत के ऊपर पड़े हुए मिले। और ये पिस्टल किसकी थी? ये पिस्टल थी CO विद्या प्रकाश। ये उस वक्त नीचे थे, मतलब घर के अंदर भी नहीं गए थे, ये बाहर थे। जो पूरा एनकाउंटर हुआ था वो छत और सीढ़ियों के बीच में हुआ था, मतलब छत पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये जो खोखा है, विद्या प्रकाश जो जमीन पर थे, मतलब जो घर के बाहर थे, उनका छत पर कैसे पहुंच गया? अब ये बात किसी के पल्ले नहीं बढ़ रही थी। तो फॉरेंसिक का ये कहना है कि जब तक कोई शख्स उस छत पर जाकर किसी को गोली नहीं मारेगा, वो खोखा वहां पर गिर ही नहीं सकता। अब या तो आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ, आनंद पाल को गोली लगी, वो मर गया और खुद ही उसकी डेड बॉडी चल के जमीन पे जो खोखा गिरा था उसको उठाकर उन्होंने अपने बगल में रखा हो। ये तो होना पॉसिबल नहीं है। तो पहली गलती ये चीज कि जो विद्या प्रकाश जो उस पूरे एनकाउंटर वाले इलाके में ही नहीं था, जो नीचे बैठा था बड़े अफसरों के साथ, उसका खोखा ऊपर कैसे पहुंच जाना। दूसरा, पुलिस कर्मियों के फायर के खाली खोखे छत पर मिले। अब कहना यह कि जो आनंद पाल है छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है,
AK-47 राइफल का शौक है ऑटोमेटिक, वो एक बार में अंधाधुंध कई फायर कर सकता है। इस पर जब वो फायर चले, मान लीजिए AK-47 से कोई फायर कर रहा है, इतना मौका ही नहीं होता कि आप जाकर उसकी जवाबी कार्रवाई में सामने से गोली मारे, क्योंकि छत पे जाने वाला है एक रास्ता, वहां से आनंद पाल लगातार गोली चला रहा है, तो आपने कैसे गोली उसे मार दी? क्योंकि पुलिस वालों के सरकारी खोके वो छत पर पड़े हुए मिले। दूसरी गलती। और जो तीसरी गलती थी, जो सोहन सिंह जो सबसे आगे चल रहे थे इस पूरे एनकाउंटर में, जो सिपाही आगे चल रहे थे, उनका इकबालिया बयान बदल जाता है। कब बदलता है मैं तारीख बताता हूं। 7 फरवरी 2018 को, ये जो पूरा वाकया था 2017 का था, 25 जून का। इसमें वो कहते हैं कि जब मैंने गोली चलाई तो गोली दीवार पे गई और दीवार से रिफ्लेक्ट होकर मुझे गोली लग गई। या तो गोली पीतल की या कहीं लोहे की तो नहीं होती है, गोली रबर की होगी, जरूर बॉल की तरह मारा और आके आपको लग गई, या किसी और को लगती। ऐसा 90 डिग्री कैसे हो जाता है कि गोली आप मारते हो और तुरंत की तुरंत आपको लग जाती है? यूं भी 1 साल बाद आपको याद आ रहा है कि मुझे गोली ऐसे लग गई थी। तो ये विरोधाभास कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पुलिस की जो स्क्रिप्टिंग थी उसमें कहां कहां चूक हुई। अब जो मेन दिक्कत है, जो आनंद पाल का पोस्टमार्टम कराया गया, वो करवाया गया कुछ इस तरीके से कि देखो भैया, पुलिस वाले तुरंत के तुरंत अपने दिखाना चाहते थे कि हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो पहले पोस्टमार्टम में सारी चीजें पुलिस वालों के हक में गई, फिर आवाज उठी कि नहीं भैया फेक एनकाउंटर है, ये तो गलत हुआ, पुलिस ने बहुत चीजें गलत की हैं। दूसरी बार उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, पता लगता है कि पहले पोस्टमार्टम में 2 गोली तो छूट ही चुकी थी डॉक्टर से। वाह, एक गृह मंत्री को पता नहीं होता कि उनके लड़के क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले एक के बाद एक गोली चला देते हैं। पहले डॉक्टर से उनसे 2 गोलियां छूट जाती हैं, फिर दूसरा डॉक्टर 2 गोलियां पकड़ता है, और दूसरा जो डॉक्टर था वो क्या पकड़ता है ये भी ध्यान से सुनिए। लगभग उसके शरीर पर 41 चोटों के निशान थे, लेकिन जब दूसरी बार जब चेक किया जाता है 2 निशान और मिलते हैं। लेकिन दूसरा डॉक्टर एक और चीज ढूंढता है, वो है जो निशान नंबर 12, 13, 14, 15, 17, 19 और 20। देखिए 41 चोट के निशान थे। ये जितने भी मैंने आपको नंबर बताए उनमें से इन नंबर वाले चोटों में एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि जब आप किसी को सामने से फायर गोली मारते हो ना, तो जख्म रह जाता है, और वो पास में ही कई सारे निशान बन चुके थे, टैटू की तरह गोली लगी हुई थी। मतलब आप दूर से अगर किसी को आप गोली मारते हो तो आपके पास निशाना कहीं चूकने के आसार हो सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पर एक साथ 8 से 10 गोली लग जाना ये दिक्कत पैदा करता है। और ये बताता है कि पुलिस वालों ने सामने से गोली मारी है। अगर दूर से गोली मारती अगर पुलिस, तो कई जगह निशान बनते, लेकिन पास से गोली मारी इसलिए टैटू की तरह निशान बन गया उसकी बॉडी पर। तीसरा, या जो कहें आप माफ कीजिएगा, 5वां, रुपेंद्र पाल जो आनंद पाल का भाई था। ये हुआ यूं कि जिस तरीके से वनिता ने आपको समझाया कि कैंपर के सहारे पुलिस वाले आनंद पाल को मारने के लिए आगे आगे जा रहे थे। रुपेंद्र पाल आनंद पाल का भाई था। रुपेंद्र पाल को आगे कर पुलिस वाले कहते हैं कि जा अपने भाई को बता दे कि तू सरेंडर कर दे, नहीं तो उसे गोलियों से भून डालेंगे। रुपेंद्र पाल कहते हैं कि भैया आप सरेंडर कर दो, ये आनंद पाल का भाई है। जिस पर कहा गया कि जो आनंद पाल था उसने छत से पुलिस वालों पर दोबारा गोली चलाई, लेकिन उसके बाद रुपेंद्र पाल दोबारा अंदर जाता है। रुपेंद्र पाल फिर से रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप सरेंडर कर दो, नहीं तो पुलिस वाले आपको गोली मार देंगे। इस पर भी पुलिस वाले की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो नहीं मानता, आनंद पाल गोली चला देता है। लेकिन रुपेंद्र पाल कहता है कि नहीं, जब उससे रिक्वेस्ट की तो आनंद पाल ने सरेंडर किया, पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और लगभग बहुत ज्यादा उसके साथ मार पिटाई की और जानबूझकर उसे गोलियों से भून दिया गया उसी छत पर। तो ये थ्योरी कि ये खोखा कैसे आया, सरकारी खोखा, वो छत पर अकेला था, कहां से उसे गोलियां पहुंच गई, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए पुलिस को जवाब देते नहीं बना। सीबीआई भी जो एक तरीके से पुलिस के हक में पहले चीजें बता रही थी, ये सारी चीजें भी पुलिस के हक में नहीं जा रही थी। जो चौथी चीज है उसमें यह कहा गया कि पहले क्या हुआ कि जब एनकाउंटर हो गया तो एनकाउंटर के बाद जो इलाके का या जो नक्शा बनता है, नक्शा से कहने का मतलब कि कहां पर गोली का खोखा गिरा था, कहां पर डेड बॉडी मिली थी, क्राइम सीन की नक्शा देने में आनाकानी कर रही थी राजस्थान पुलिस। उसके बाद जो आनंद पाल की बीवी है, जो वकील हैं, वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं कि जनाब हमारी मदद कीजिए, हमारे वकील को, हमारे पति को गलत तरीके से पुलिस वालों ने मारा है। उसके बाद पुलिस वाले नक्शा देते हैं क्राइम सीन का, कहां पर चीजें क्या हुई हैं। तब जो आनंद पाल की जो फैमिली थी, जो उनके वकील थे, तब जाकर वो पुलिस की सारी गलतियां
पकड़ते हैं और बताते हैं कि देखिए जनाब, जिस तरीके से पुलिस वाले कह रहे थे कि हमने एक शैतान को मारा है, शैतान को मारने के चक्कर में वो खुद शैतान बन चुके हैं, और जो इन्होंने इतनी वाहवाही लूटी है, जितने भी तमाम बड़े बड़े अफसरों ने गोली मारी है, उनका प्रमोशन हो जाता है, बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। यहां तक कि इनमें से एक अफसर ऐसा भी है जो राजस्थान से निकलकर एक बड़े मंत्रालय का अफसर तक बन जाता है, स्टेट से निकलकर सेंट्रल लेवल का एक अफसर बन जाता है, एक आईपीएस अधिकारी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि पावर गेम क्या होता है, पुलिस किस तरीके से एक एनकाउंटर को कुछ ऐसे षड्यंत्र रचती है कि उसमें कोई भी, ये तो बड़ा सा गैंगस्टर था, वो फंस चुका था। आम इंसानों के साथ, आम जनों के साथ पुलिस क्या करती होगी। गैंगस्टर की पत्नी, गैंगस्टर के वकील ने अब तमाम दलीलें दी हैं, जिसके बाद जज ने खास तौर पर पहले सीबीआई को फटकार लगाई। सीबीआई से कहा कि आपने जो चीजें की हैं, आपको पता भी आप चीजें क्या बता रहे हैं, और रात में शीशे को लेकर ऊपर जाना कि आपने अंधेरे में कैसे देख लिया कि अनंतपाल वहां से सामने से फायर करता। इन्होंने कहा कि रात के 10 बजे उन्होंने उनके घर पर जाते हैं, खूब अंधेरा, एक शीशा लेके आते हैं, शीशे में अपनी शक्ल देखना मुश्किल होता है, आप दूर बैठे एक इंसान को कैसे देखते हैं, इसका जवाब भी सीबीआई नहीं दे पाई। और कहा गया कि सीबीआई ने तो फुल सपोर्ट दे दिया था राजस्थान पुलिस को, राजस्थान पुलिस ने जो किया बिल्कुल सही किया। अब क्योंकि सीबीआई में कई सारे आईपीएस अफसर भी होते हैं, तो क्यों सीबीआई ने ऐसा किया, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। मैं कुछ नाम ले रहा हूं जिन पर हत्या का मुकदमा चलना है। इस पे आप नाम ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यही वो नाम है जिनकी पहले वाहवाही की गई थी, लोगों ने तारीफ की, प्रमोशन तक मिल गया, तत्कालीन प्रमोशन, मतलब फटाफट प्रमोशन मिल गया। नाम है चूरू के एसपी उस वक्त के राहुल बराट, तत्कालीन कुचमान सीओ विद्या प्रकाश, तत्कालीन से सूर्यवेद सिंह, तत्कालीन हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल सोहन सिंह। ये वही हैं जो सबसे आगे थे एनकाउंटर के वक्त, लेकिन पता नहीं कैसे जो इनके हेड थे या जो इनके बॉस थे, उनकी सरकारी गोली का खोखा छत पर पहुंच जाता है, क्योंकि जनाब तो फायर कर रहे थे छत से। अब ऐसे ही उनकी बॉडी उड़ती है, आनंदपाल की गोली लगने के बाद जाके खोखा उठाकर अपने बगल में रख लेती है, ये समझ से परे है। और नाम है धर्मपाल धर्मवीर, इनके खिलाफ धारा 147, 148, 302 हत्या का केस चलेगा इन तमाम बड़े पुलिस अफसरों पर। 326, 325, 324 और धारा 139 के तहत इन पर अपराध का केस चलेगा। पहले तो फूल बरसाए गए, अब जज साहब के सामने जब गए तो बोलती बंद हो गई सीबीआई से लेकर तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों की, और अब कहीं के वो नहीं रहे। धीरे धीरे इन पर केस की कार्रवाई की जाएगी। हमारा बस यही कहना है कि पुलिस को कानून के दायरे में रह के ही अपना काम करना चाहिए, और जिस तरीके हम शुरुआत से कह रहे हैं, एक शैतान को मारने के लिए भी अगर आप शैतान बनेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। आज ये कोई एक कहें कि आपने गैंगस्टर को मारा, कल को आप किसी और के साथ भी अगर ऐसी चीजें करें तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे हम आपसे जरूर पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इन अफसरों पर हत्या का केस अब चलेगा, और जिस रोज चलेगा हम आपको क्राइम तक पर उस पर सबसे पहली अपडेट पहुंचाएंगे।